हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 21 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारी पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर हमें चुन का घर दिखाया जाता है। जब चुन ऊपर से उतर के आता है तो अटॉर्नी को वो बोलता है वाड़ी आपसे नहीं मिलना चाहती है और वाड़ी ने अब डिसाइड किया है वो मेरे से तलाक नहीं लेगी। चुन अटॉर्नी को यहाँ पर बोलता है कि वाड़ी आपसे नहीं मिलना चाहती है, वो चाहती है आप यहाँ से चले जाएं। वो आपसे माफ़ी मांगती है कि उसने जितना भी आपका वक्त ज़ाया किया है। यहाँ पर अटॉर्नी को चुन की बातों पे विश्वास नहीं होता है तो वो बोलती है यही बात मैं वाड़ी के मुंह से सुनना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर चुन अटॉर्नी को रोकते हुए बोलता है आप उससे नहीं मिल सकती हैं। टानी जब चुन की कोई भी बात नहीं सुनती है वो बोलती है मैं लास्ट टाइम वाड़ी से ज़रूर मिल के जाऊँगी। तो यहाँ पर चुन उसको रोकने की कोशिश करता है, वो आगे आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर चुन की मॉम भी चुन का पूरा साथ देती हैं। वो बोलती हैं ये घर मेरा है, मैं नहीं चाहती हूँ आप मेरे घर में ऐसे ही किसी मेंबर से मिले। यहाँ पर चुन की मॉम अटॉर्नी से ये भी बोलती है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप यहाँ से जा सकती हैं। वाड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू बता देगी कि वो ये केस आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती है। यहाँ पर रिन और अटॉर्नी को पूरी तरीके से शक हो जाता है कि चुन ने वाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो किया ही है, मगर वो दोनों यहाँ पर चुप रहते हैं और शांति बना के अटॉर्नी वहाँ से चली जाती है। रिन अटॉर्नी को बाहर तक छोड़ने जाता है। वहीं पर चुन अपनी मॉम को बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दे रहा होता है कि कैसे मैंने इस केस को बहुत अच्छे से संभाल लिया। दूसरे सीन में हमें वाड़ी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को चेन से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, मगर अफसोस वो वहाँ से छूट नहीं पा रही होती है। वाड़ी की ये सारी कोशिश चुन बाहर से देख रहा होता है। वो रूम के अंदर आ जाता है और वाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर चुन वाड़ी को दोबारा समझाने की भी कोशिश करता है, मगर वाड़ी कोई भी बात नहीं मानती है। तो यहाँ पर चुन क्या करता है, उसके मुंह से वो बेल्ट हटाता है और उसको बोलता है तुम अटॉर्नी को मैसेज करके ये बोलोगी कि अब तुम ये केस कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो। बेल्ट के हटाते ही वाड़ी जब चिल्लाने लगती है और चुन को रोकने की कोशिश करती है तो चुन यहाँ मानता नहीं है और वो वाड़ी के इरादों को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि वाड़ी अब यहाँ पर नहीं मानेगी। यहाँ पर चुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वाड़ी का फ़ोन उसके पर्स में से निकालता है और उसके फेस लॉक से उसका फ़ोन खोल लेता है। वाड़ी का फ़ोन ओपन करने के बाद उसकी तरफ से अटॉर्नी को मैसेज करता है कि मैं अफसोस जताती हूँ कि मैंने आपका इतना वक्त ज़ाया किया है। मैंने और चुन ने मिलकर बातचीत की तो मैंने अब रियलाइज़ किया है कि मैं चुन को अब डिवोर्स नहीं करना चाहती हूँ। चुन जब ये सब मैसेज टाइप कर ही रहा होता है तब भी वाड़ी अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है और बहुत ज़्यादा झटपटा रही होती है, बल्कि चुन को बहुत रोकने की भी कोशिश करती है, मगर यहाँ पर चुन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज सेंड करने के बाद दोबारा चुन वाड़ी को बहुत ज़्यादा मारता है और उससे बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिवोर्स लेने के लिए, मैं तुझसे डिवोर्स नहीं करना चाहता हूँ, समझ में आया तुझको। दूसरे सीन में हमें अटॉर्नी को दिखाया जाता है जिसके पास वाड़ी का मैसेज आया होता है, जहाँ पर वो सारी मैसेज पढ़ के उसे शक होने लगता है क्योंकि यहाँ पर चुन ने एक गलती कर दी होती है। कभी भी वाड़ी ने अटॉर्नी का फुल नेम यूज़ नहीं किया होता है, वो हमेशा अटॉर्नी को उसके सरनेम से बुलाती थी। यहाँ पर अटॉर्नी की सारी उम्मीदें रिन पर आके टिक जाती हैं। वो रिन को जाते जाते ये बोल के जाती है कि जो भी सिचुएशन वाड़ी के साथ हो रही हो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। यहाँ पर अटॉर्नी रिन को एक तरीका भी बताती है। वो बोलती है जैसे ही तुम वाड़ी को देखोगे वैसे ही सबसे पहले उससे फ़ोटो लेने की कोशिश करना ताकि हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट में वो पेश कर सकें। इन फ्यूचर हमारे वो बहुत काम आएगी। यहाँ पर रिन भी अटॉर्नी की पूरी बातें बहुत अच्छे से समझ जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है आप चिंता ना करें, मैं सब चीज़ संभाल लूँगा, आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाएं। अटॉर्नी के जाने के बाद अब सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ रिन के कंधों पे आ गया होता है। अब उसे ही वाड़ी को यहाँ से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है तो वो अब इस काम में लग जाता है।
दूसरा सीन में हमें टाइम का घर के दिखाया जाता है, जहाँ पर जब टाइम ऊपर से नीचे उतर के आता है तो उसकी मॉम क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारी कोई डैड से बात हुई है कल रात। यहाँ पर टाइम मॉम को मना करते हुए बोलता है मेरी डैड से कोई भी कल रात बात नहीं हुई है। यहाँ पर मॉम उसको ये भी पूछती है क्या तुम्हें ये भी पता है कि डैड आज सुबह से कहाँ पर है। मॉम नुच से भी यही क्वेश्चन पूछती है तो नुच उनको जवाब देती है डैड सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के काम से निकल गया था। मॉम को यहाँ शक होने लगता है, वो बोलती हैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो डैड के साथ हुआ है, वो आजकल बहुत ज़्यादा काम में मशरूफ़ रहने लगा है, क्या तुम दोनों ने तो कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एक बार को मन तो करता है टाइम को कि वो सारी बातें वहाँ पर जो भी हुआ था वो सब अपनी मॉम को बता दें, मगर टाइम और नुच एक दूसरे को देखकर खामोश रह जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि टाइम के घर में किसी कार की एंट्री होती है, वो और किसी की नहीं मारिसा की कार होती है जो कि टाइम के घर में आई होती है। मारिसा बहुत टशन में अपनी कार से उतरती है और घर के अंदर एंट्री लेती है। एक्चुअली यहाँ पर मारिसा का प्लान होता है कि वो सारी बातें मॉम को जाके डिस्क्लोज कर देगी कि टाइम और नुच के बीच में अभी भी रिलेशनशिप है। मारिसा को टाइम के घर में आता देख दोनों ही टाइम और नुच शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं मारिसा यहाँ पर क्या करने आई है। पर पहले तो मारिसा कोई भी बात मॉम को सीधे सीधे डिस्क्लोज नहीं करती है, वो घुमा घुमा के मॉम को सारी बात बताने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार वो ये ओपनली बोल ही देती है कि नुच और टाइम के बीच में मॉम अभी भी कुछ ना कुछ तो है। नुच और टाइम जब ये बात सुनते हैं तो नुच किचन से बाहर आ जाती है, वो मारिसा को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर टाइम भी मारिसा को अपने साथ ले जाकर उसे पर्सनली समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर यहाँ पर मारिसा बोलती है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अब तुमसे बात करने में, मैं यहाँ पर मॉम से बात करने आई हूँ, उनसे ही बात करूँगी। यहाँ पर मॉम भी टाइम को रोकते हुए बोलती है मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो डैड इतने दिनों से घर नहीं आ रहा है और मारिसा इतनी ज़्यादा परेशान लग रही है। यहाँ पर मारिसा मॉम को फायर वाला इंसिडेंट भी बताने की कोशिश करती है और बोलती है कैसे नुच अपने आगे पीछे मर्दों को घुमाती है, ये इसकी बहुत अच्छी हॉबी है। इतना सुनते ही टाइम और नुच दोनों को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर नुच सारी बातें मॉम को बताने की कोशिश करती है कि कैसे मारिसा ने नुच के साथ डील की थी टाइम को उसको वापस लौटाने के लिए, ताकि वो डैड को कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं करेगी जो भी नुच और टाइम के बीच में था। यहाँ पर टाइम मारिसा को आगे कुछ भी बताने से मना करता है, मगर यहाँ पर मारिसा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टाइम से बोलती है तुम कब तक नुच के पीछे पड़े रहोगे जबकि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर नुच मॉम के सामने सारी बात एक्सेप्ट कर लेती है कि कैसे मारिसा ने उसके सामने डील रखी थी टाइम को उसको वापस करने के लिए और जो कि उसने पूरी करने की भी पूरी कोशिश की थी। यहाँ पर मारिसा मुझसे बोलती है मगर तुमने टाइम को पूरी तरीके से मुझे रिटर्न नहीं किया, बल्कि ऊपर से दोबारा टाइम तुमसे ही अट्रैक्टेड फील करने लगा। यहाँ पर नुच उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है मैं और डैड ने प्लान किया था कि तुम्हें वहाँ पर इसलिए ले जाएंगे ताकि तुम और टाइम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। यहाँ पर मारिसा गुस्से गुस्से में ये भी बोल जाती है कि डैड को बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसके भाई और उसकी वाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मारिसा यहाँ ये भी कह जाती है कि मैंने पूरी कोशिश की थी डैड को पूरी सच्चाई दिखाने के लिए। जब इतना ही ये लोग सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है क्यों मारिसा ने डैड को सारी बात डिस्क्लोज की जबकि नुच ने तो पूरी कोशिश की थी टाइम को उसको रिटर्न करने के लिए। यहाँ पर टाइम मारिसा को समझाने की कोशिश करता है वो नुच नहीं बल्कि मैं था जो कि नुच के पीछे अभी तक पड़ा हुआ था। यहाँ पर नुच भी मारिसा से बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम डैड को कुछ भी नहीं बताओगी और तुमने वो प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं किया। यहाँ पर मॉम मारिसा को अश्योर कराती हैं कि टाइम पहले भी उसका ही था और अभी भी उसका ही है और इन फ्यूचर भी उसका ही रहेगा
और यहाँ पर वो ये भी कह जाती हैं कि जिस घर की तुम डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो उस घर की रिस्पेक्ट करना और उनके सीक्रेट हमेशा अपने साथ रखना वो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हाँ, बोलते ही मॉम वहाँ से जाने के लिए बोल देती है मारिसा को। मारिसा वहाँ से बैग उठाती है अपना और वो चली जाती है। यहाँ पर मॉम को नुच के ऊपर और टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दिखाते हैं कि मारिसा घर से बाहर ज़रूर आ जाती है मगर पता नहीं वो क्या सोचती है कि वो दोबारा घर के अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं मॉम को यहाँ पर नुच के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो ये कहती हैं कि डैड को मैंने तुम्हें संभालने के लिए बोला था और वो काम तुमने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया। और ये कहते कहते वो नुच को एक थप्पड़ भी मार देती है। यहाँ पर मॉम टाइम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से आज डैड इस सिचुएशन में। क्या होगा जब वो दोबारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास लौट जाएगा। यहाँ पर टाइम मॉम को रोकते हुए बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं भाई को घर कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊँगा। यहाँ पर मॉम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही होती हैं। वो टाइम को यहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं। यहाँ पर नुच घुटनों पर आकर मॉम से माफ़ी मांगती है और बोलती है इसमें टाइम की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। आपने मुझे जो काम दिया था वो मैं काम नहीं कर पाई अच्छे से। जब मॉम वहाँ पर से गुस्से से जाने ही लगती है तो टाइम उनको रोकते हुए बोलता है मैं डैड को कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं कैसे भी करके डैड को आपके पास लेकर आऊँगा। ये सब बातें बाहर खड़ी मारिसा भी सुन रही होती हैं। उसे कंफर्म हो जाता है कि डैड एक गे है और क्यों नुच ने डैड के साथ शादी की है और चैन उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। ये सब जानकर मारिसा बहुत ज़्यादा खुश फील करती है और वो यहाँ से जाने की करती है। दूसरे सीन में हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुन डैड को कुछ बात समझा रहा होता है। कंपनी के रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं वो दोनों। तो वहाँ पर टाइम आता है और वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या आज डैड ऑफिस आया है। डैड को ऑफिस में देख टाइम उसके पास आकर बैठ जाता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है डैड को मनाने के लिए। और वो उससे ये भी बोलता है कि मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अभी। यहाँ पर डैड टाइम को बोलता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर फुल्ली इग्नोर करने की कोशिश करता है डैड टाइम को। दोनों की कॉन्वर्सेशन वहाँ पर बैठा चुन भी सुन रहा होता है। उसे कुछ शक हो जाता है कि इन दोनों के भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतना बोलते ही डैड वहाँ से उठ के चला जाता है और वो प्रोड्यूसर के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चैन को पेन की ज़रूरत पड़ती है कुछ पेपर साइन करने के लिए, तो डैड वो पेन निकाल के देता है। डैड के हाथ से जिस तरीके से चैन पेन लेता है ये सब टाइम भी वहाँ पर खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। टाइम यहाँ पर दोबारा डैड को इंटरप्ट करता है, बोलता है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं चाहता हूँ अभी तुमसे बात करना, और उसे साइड में ले जाता है। टाइम की ऐसी हरकतें देखकर डैड को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है वो टाइम से कि मैं यहाँ पर सीईओ की पोजीशन पे हूँ, तुम यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना सीखो। इतना कुछ सुना कर डैड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पीछे से टाइम उसे देखता रह जाता है। वहीं दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद नुच का टाइम के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो यहाँ पर लिख के भेजती है कि कुछ भी हो जाए डैड के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना और उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करना। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं चैन की शूटिंग बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई होती है, इसीलिए मैथी ग्रुप ने उसके लिए एक पार्टी थ्रो की होती है जिसमें चैन आके परफॉर्म भी करने वाला होता है।
पर चैन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि परफॉर्म करते करते लास्ट में वो अपने शर्ट के बटन खोल देता है, जिसे देखकर डैड भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है दोबारा चैन के साथ। यहाँ पर चुन डैड को बोलता है इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हमारी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप दोबारा इसको आगे के प्रोडक्ट में भी साइन कर लीजिए। यहाँ पर टाइम उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर डैड टाइम को रोकते हुए बोलता है जब तक ये हमारी सेल्स बढ़ाने में काम कर रहा है तब तक हम इसे साइन करते रहेंगे दोबारा। ये देखकर टाइम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर दोबारा टाइम कोशिश करता है डैड से बात करने के लिए, तब तक एंकर डैड को स्टेज पर बुला देती है चैन को बुके देने के लिए और उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पर हमें बताते हैं कि चैन डैड के कान में बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे मिलने आए थे, अगर दोबारा मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये सब नीचे से चैन भी देख रहा होता है। यहाँ पर डायरेक्टर टाइम के पास आकर बोलती है चैन की सक्सेसफुल इवेंट कंप्लीट करने की वजह से और उसकी शूटिंग कंप्लीट करने की वजह से हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप और डैड वहाँ पर आएँ। यहाँ पर टाइम डायरेक्टर को मना करता है और बोलता है मैं थोड़ा बिज़ी हूँ तो मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। तो डायरेक्टर यहाँ बोलती है कोई बात नहीं, आप टाइम नहीं भी निकाल पाएंगे तो हम डैड को इनवाइट करना चाहते हैं। डायरेक्टर यहाँ टाइम को बातों बातों में ये भी बोल जाती है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने डैड को चैन के अपार्टमेंट के नीचे देखा था, जहाँ पर वो किसी फ्रेंड से मिलने गए थे अपने। इतना सुनते ही टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करता है और वो कंफर्म करने की कोशिश करता है कि चैन के अपार्टमेंट के नीचे ही डैड पहुंचा था। तो यहाँ पर डायरेक्टर हामी भरती है और बोलती है हाँ, मैंने थोड़े दिनों पहले डैड को चैन के अपार्टमेंट के नीचे देखा था, वो वहाँ पर किसी अपने फ्रेंड से मिलने गए थे। इतना सुनते ही टाइम कंफर्म हो जाता है कि डैड वहाँ पर चैन से ही मिलने गया था और उसको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि डैड को बहुत अच्छा लग रहा होता है चैन का इतना सक्सेसफुल होना, और वो ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहा होता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने आखिरकार वो जो चाहता था वो पा ही लिया। सीन में हमें दिखाते हैं जब डैड वहाँ से जा ही रहा होता है तो टाइम उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है आखिर कब तुम उसका पीछा छोड़ोगे, उस पे गिव अप क्यों नहीं कर देते। इतने पे डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आखिर पहला प्यार भुलाए नहीं भूला जा सकता है, जैसे तुम भी मुझको नहीं भूल पाए हो अभी तक। मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताएं।